वक्त बदलते हैं, देर नहीं लगती। आज अगर इंसान पर अच्छा समय है तो कल वही समय उसे ज़मीन पर भी ला सकता है। ये बात मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ी थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से महसूस की थी। उस दिन जब मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरे बॉस ने सबके सामने मुझे बुरी तरह डांट दिया था, उसने इतनी कड़वी बातें कही थी कि मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। मेरे भीतर सालों से दबा हुआ अभिमान एक पल में उफान पर आ गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वही फैसला कर लिया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। मैंने उसी समय अपना इस्तीफ़ा लिखा और बॉस के सामने रख दिया। मेरे दोस्त राहुल ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। वह घबराई हुई आवाज़ में बोला, "अमन, तुम ये क्या कर रहे हो? यह नौकरी छोड़ दोगे तो आगे क्या करोगे? घर कैसे चलेगा? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, सबकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, ज़रा सोचो।" लेकिन उस वक़्त मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने राहुल का हाथ झटक दिया और कहा, "मुझसे भी अब नहीं सहा जाएगा। नौकरी करने का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आत्म-सम्मान भी गिरवी रख दूँ। कब तक इस आदमी का बुरा व्यवहार सहता रहूँ?" उस पल मैं ये सब भूल गया था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। बॉस ने भी मुझे हैरानी से देखा और कहा, "मिस्टर अमन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको कहीं और इससे बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने आपको आपकी गलती की वजह से डाँटा था। आप देर से आते हैं और काम में भी लापरवाही करते हैं।" लेकिन अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता था। मैंने बस अपनी मेहनत की सैलरी माँगी और वहाँ से निकल आया। बाहर आते ही राहुल ने फिर समझाया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा। मुझे आदत नहीं थी अपनी बात से पीछे हटने की। ये आदत मेरे अंदर बचपन से ही थी। मैं एक बहुत अमीर और इस परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिता एक बड़े उद्योगपति थे। उनका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। पैसे की कभी कमी नहीं देखी थी। बचपन से हर सुविधा, हर आराम मेरी पहुँच में था। गरीबी क्या होती है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। घर में नौकरों की फौज थी और सच कहूँ तो मेरा व्यवहार उनके साथ बेहद खराब रहता था। मैं उन्हें इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। हालाँकि मेरे पिता बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वे अपने कर्मचारियों की इज़्ज़त करते थे, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखते थे, यहाँ तक कि उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर के चौकीदार की दोनों बेटियाँ मेरे ही स्कूल में पढ़ती थीं। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने पिता से कहा कि नौकरों के बच्चों को इतने महँगे स्कूल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तब उन्होंने कहा, बहुत शांति से कहा, "बेटा, इंसान को अपना दिल और नज़रिया बड़ा रखना चाहिए। जितना बड़ा दिल होगा उतनी ही बड़ी इज्जत मिलेगी।" उस वक्त मैं उनकी बात नहीं समझ पाया था। समय बीतता गया, मैं जवान हो गया, लेकिन मेरा घमंड कम नहीं हुआ। गरीब से नफरत करना और खुद को सबसे ऊपर समझना मेरी आदत बन चुकी थी। पिता और माँ दोनों मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं बदला। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात मेरे पिता सोए और फिर कभी नहीं उठे। दिल का दौरा पड़ा था। वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमारा पूरा घर शोक में डूब गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। पिता के दोस्त आते, डांडस बांध कर चले जाते, लेकिन कुछ ही दिनों में एक और सच्चाई सामने आई जिसने हमारी दुनिया हिला दी। हमारे पारिवारिक वकील एक दिन एक फाइल लेकर आए। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से पिता का कारोबार भारी नुकसान में चल रहा था। घाटा पूरा करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था और हमारी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। यह सुनकर माँ की हालत बिगड़ गई। हमें कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। धीरे धीरे सच सामने आता गया। जो लोग कल तक हमारे सामने झुकते थे वह अब पैसे मांगने लगे। हमारा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ नीलामी की तरफ बढ़ गया। मैंने कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन बिना पैसे के कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार वह दिन आ गया जब हमें अपना आलीशान घर छोड़ना पड़ा। हम शहर की एक तंग और गंदी गली में 2 कमरों के मकान में रहने लगे। माँ, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, अब जमीन पर बिछी चटाई पर बैठकर रोती थी। मैं पहली बार गरीबी का असली मतलब समझ रहा था। पेट भरने के लिए मैंने मजदूरी शुरू की। जिन हाथों में कभी कलम पकड़ी थी वे अभी टेढ़ हो रही थी। माँ की तबीयत बिगड़ती गई और इलाज के पैसे नहीं थे। एक रात उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बिना फीस आने से मना कर दिया। जब मैं वापस लौटा तो माँ ने मेरे हाथ पकड़कर बस इतना कहा, "बेटा, कभी किसी को छोटा मत समझना।" और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उस रात मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन उसी रात मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। माँ के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह खाली हो गई थी। जिस घर में कभी आवाज़ें, हंसी और अपनापन हुआ करता था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मुझे समझ आ गया था कि अब अगर मैंने खुद को संभाला नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि इंसान का असली सहारा उसके अपने हाथ और उसका हौसला होते हैं। रिश्ते, दोस्त, दौलत सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। मैंने मजदूरी के साथ साथ अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला लेना आसान नहीं था। सुबह अंधेरे में उठकर मैं मंडी जाता, वहाँ बोरे और बोझ उठाता, फिर पसीने में भीगे कपड़ों में कॉलेज पहुँचता। मेरी हालत देखकर लोग मुझसे दूरी बना लेते थे। मेरे कपड़ों से पसीने की बदबू आती थी। जूते फटे हुए थे, लेकिन मेरे इरादे मजबूत होते जा रहे थे। मैं जानता था कि अगर आज झुक गया तो पूरी ज़िंदगी झुक कर ही जीनी पड़ेगी। घर में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैं लाइब्रेरी में
देर तक बैठकर पढ़ता रहता। रात को एक पीसीओ पर काम करता ताकि किताबों और फीस की इंतजाम कर सकूं। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते, रिश्तेदार कहते कि यह वही मन है जो कभी बड़ी बड़ी बातें किया करता था। आज इसे देखो। लेकिन अब मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने भीतर एक जिद पाल ली थी, चाहे कितनी मुश्किल आए मैं पढ़ाई पूरी करके रहूंगा। इसी संघर्ष के दिनों में मेरी मुलाकात एक बेहद सादा और आत्मसमान लड़की से हुई। वह एक छोटी सी वर्कशॉप के मालिक की बेटी थी। उसकी आंखों में गरीबी की पीड़ा थी, लेकिन आत्मसम्मान की चमक भी थी। जब उसने मेरी कहानी सुनी तो उसने मुझे तिरस्कार की नज़र से नहीं देखा, बल्कि इज्जत दी। उसने मुझसे कहा कि हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते, सोच बनाती है। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। हमने बहुत सादगी से शादी कर ली, न ढोल न ताशे न दिखावा। वह मेरी जिंदगी में उम्मीदों की एक किरण बनकर आई थी। वह मेरे फटे कपड़े सीती, मेरे गाँव पर मरहम लगाती, और जब मैं थक कर हार मानने लगता तो मुझे याद दिलाती कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। मजदूरी, पढ़ाई और घर सब एक साथ संभालना बेहद मुश्किल था। लेकिन मैं पहले जैसा घमंडी मन नहीं था। अब मैं मेहनत की कमाई समझ चुका था। कुछ समय बाद मुझे एक छोटी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मेरे लिए वही बहुत थी। मैं ईमानदारी से काम करता था, लेकिन मेरी पुरानी आदतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर मैं कोई मेरे साथ सख्ती से बात करता या मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाता तो मेरा खून खोल उठता। कई बार इसी वजह से मैंने नौकरियां छोड़ी। मैं भूल जाता था कि अब मेरे पीछे एक परिवार है। एक शाम जब मैं बिना नौकरी के घर लौटा तो माहौल बहुत भारी था। मेरी पत्नी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि घर में राशन खत्म हो चुका है और हमारी छोटी बेटी तेज बुखार में तप रही है। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे वे दवाई और डॉक्टर की फीस में खर्च हो गए। उस रात मैं सो नहीं सका। अगले दिन एक और झटका लगा। मेरी बेटी स्कूल से रोती हुई आई। उसने बताया कि फीस न भरने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। सब बच्चों के सामने उसे अपमानित किया गया। यह सुनकर मेरे भीतर का बाप जाग उठा। मैं गुस्से से भरा हुआ स्कूल पहुंचा। मेरा इरादा लड़ने का था, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा वहां का माहौल बदल गया। प्रिंसिपल मुझे देखते ही खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि वह वही लड़की है जिनकी पढ़ाई का खर्च मेरे पिता उठाया करते थे। वह हमारे चौकीदार की बेटी थी। आज वह उसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। उनके भाई पुलिस में बड़े अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज वक्त आ गया है उस एहसान को चुकाने का। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया। जब उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चला तो वे तुरंत पहुंचे। उन्होंने मेरा पूरा मामला सुना और फैसला किया कि मेरे पिता के केस को दोबारा खुलवाया जाएगा। उनके एक दोस्त शहर के जाने माने जज जज थे और एक ईमानदार वकील भी इस केस में शामिल हुआ। जांच में यह सामने आया कि जिन कागजों के आधार पर हमारी संपत्ति छीनी गई थी वे सब नकली थे। मेरे पिता के नाम से फर्जी दस्तखत किए गए थे। अदालत में सच सामने आया। जिन लोगों ने हमें लूटा था वे गिरफ्तार हुए। फैसला हमारे हक में आया। कुछ ही महीनों में हमें हमारा घर, फैक्ट्री और सब कुछ वापस मिल गया। मैं फिर उसी मुकाम पर खड़ा था जहाँ से गिरा था, लेकिन अब मैं बदला हुआ इंसान था। सब कुछ वापस मिलने के बाद भी मेरे दिल में कोई जश्न नहीं था। घर वही था, फैक्ट्रियाँ वही थी, गाड़ियाँ वही थी, लेकिन मैं वही इंसान नहीं रहा था। मैं दोबारा उसी जगह खड़ा था जहाँ से कभी गिरा था। लेकिन अब मेरे अंदर घमंड नहीं बल्कि समझ और सब्र था। जब मैं पहली बार उस पुराने घर में वापस गया तो दीवारें और आंगन सब वहीं थे, मगर हर कोने में मुझे माँ की यादें और पिता की मैंने दिखाई दे रही थी। मेरी पत्नी चुपचाप मेरे पास खड़ी थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अब यह घर सच में हमारा है। पहले ये सिर्फ दिखावा था। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अगले कई दिन मैं चुपचाप सब कुछ देखता समझता रहा। कारोबार की फाइलें, कर्मचारियों की सूची, पुराने मैनेजर, सब कुछ मेरे सामने था। बहुत से वही लोग थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ दिया था। मेरे पास पूरा मौका था कि मैं उनसे बदला लूं, लेकिन अब मेरे दिल में बदले की आग नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने सिखाया था, बल्कि उससे भी बेहतर। सबसे पहले मैं फैक्ट्री गया। मजदूर मुझे देखकर घबरा गए। शायद उन्हें लगा कि अब नया मालिक आया है और उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैंने सबको इकट्ठा किया और साफ शब्दों में कहा, यहाँ किसी इंसान की इज्जत से समझौता नहीं होगा। मेहनत करने वालों को उसका पूरा हक मिलेगा। मैंने उनकी मजदूरी बढ़ाई और एक कल्याण कोष बनाने की घोषणा की ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद हो सके। मजदूरों की आंखों में भरोसा और रात साफ दिख रही थी। धीरे धीरे काम फिर से पटरी पर आने लगा। मैंने पुराने मैनेजर को बुलाकर साफ कह दिया कि अब धोखा और बेईमानी नहीं चलेगी। कुछ लोग खुद चले गए, कुछ को निकालना पड़ा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। अब मेरे फैसले गुस्से में नहीं बल्कि अनुभव से निकल रहे थे। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई भी पूरी करने का फैसला किया। दिन में कारोबार संभालता और रात को पढ़ाई करता। कई बार शरीर जवाब दे जाता था, लेकिन मेरी पत्नी हर बार मुझे संभाल लेती थी। वह कहती थी, यही मैंने तुम्हें यहाँ तक लाई है। मेरी बेटी फिर से उसी स्कूल में जाने लगी। अब वह सिर झुकाकर नहीं बल्कि गर्व से स्कूल जाती थी। वहीं प्रिंसिपल जो पहले एक जन्म भी थी अब हमारी परिवार जैसी बन गई है। एक दिन मैं फैक्ट्री के गोदाम में बैठा।
हिसाब देख रहा था, तभी मुझे अचानक अपने अतीत की याद आ गई। वह दिन जब मैं मजदूरी करता था, धूप में ईंटें उठाता था और अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा होता था। आज वही मजदूर मेरे सामने सम्मान से खड़े थे। मुझे एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान उसका पद नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं अपने कारोबार को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैंने मजदूरों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की, फैक्ट्री में मेडिकल सुविधा बढ़ाई, किसी को जरूरत हो तो बिना झिझक मदद मिले। यह मेरा नियम बन गया। लोग हैरान थे कि मैं इतना कैसे बदल गया, लेकिन सच ये था कि मुझे ज़िंदगी ने बदल दिया था। मैंने सीखा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। जो ऊपर होता है वह नीचे भी आ सकता है और जो नीचे होता है वह फिर ऊपर भी उठ सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गिर कर इंसान क्या सीखता है। उसी दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हो चुका था। अब मेरे लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना था जो कभी मेरी तरह मजबूर थे। मैंने अपनी फैक्ट्रियों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ इंसान की इज्जत सबसे पहले है। यह सिर्फ लिखने के लिए नहीं था बल्कि मैंने इसे अपने हर फैसले में लागू किया। मैं रोज़ फैक्ट्री आता, मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी परेशानियां सुनता और कोशिश करता कि कोई भी समस्या छोटी या बड़ी न रहे। जिन हाथों को मैं कभी कीड़े मकोड़े समझता था, आज उन्हीं हाथों की मेहनत से मेरा कारोबार खड़ा था। ये सच्चाई मुझे हर दिन और ज़्यादा विनम्र बनाती जा रही थी। मैंने एक फंड बनाया जिसमें गरीब कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए जाने लगा। किसी बच्चे को फीस न होने की वजह से स्कूल से निकाला न जाए, यह मेरा पक्का नियम था। उसी स्कूल में भी मैंने बड़ी मदद की जहाँ कभी मेरी बेटी को अपमानित किया गया था ताकि आगे किसी और बाप को वे दर्द न सहना पड़े। मेरी बेटी अब उसी स्कूल में आत्मविश्वास के साथ पढ़ रही थी। जब वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी होती तब मुझे लगता मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मेरी पत्नी हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही। उसने गरीबी भी देखी थी और अब यह दौर भी देख रही थी, लेकिन उसका व्यवहार कभी बदला नहीं। वही सादगी, वही सब्र, वही दुआएं। मुझे अक्सर लगता था कि अगर वह मेरी ज़िंदगी में न होती तो शायद मैं टूट जाता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक समझदार इंसान भी बन चुका था। लोग मुझसे मिलने आते, सलाह लेते और कहते कि आप बदल कैसे गए। मैं मुस्कुरा कर बस इतना कहता कि ज़िंदगी ने सिखा दिया। कई बार रात को अपने कमरे में अकेला बैठकर मैं अपने पिता की बातें याद करता। वे कहते थे, बेटा दिल बड़ा रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज मुझे उनकी हर बात सच लग रही थी। अगर उन्होंने चौकीदार की बेटियों को न पढ़ाया होता तो शायद आज मेरी बेटी फिर से स्कूल नहीं जा पाती, और अगर उन्होंने इंसानों को इंसान समझा न होता तो आज मेरे लिए कोई खड़ा न होता। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे तोड़ा और फिर उसी टूटन से मुझे बेहतर इंसान भी बनाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन था जिसने मुझे ज़मीन पर पटका, और मेरी नेकी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी जिसने मुझे फिर से उठाया। वक्त सच में बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए इंसान को कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही इंसान कल आपका सहारा भी बन सकता है। आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है, संतोष है और सबसे बड़ी बात इंसानों की दुआएं हैं। मैंने सीख लिया कि पैसा आए या जाए लेकिन इंसानियत हमेशा रहनी चाहिए। यह मेरी कहानी है और यही मेरी सीख है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को